हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पर। इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन डिस्कस करेंगे और ख़ास बात यह है कि डायमेंशन तो डिस्कस होगा ही, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये आज की क्वांटिटी होगी। और इतनी इसका इम्पोर्टेंस है, इतना इसका इम्पोर्टेंस है कि पूरे फिजिक्स में आपको काम देगा। पूरे फिजिक्स में ये क्वांटिटी आपको हर जगह काम देगा, सिर्फ 11 ही नहीं, 11, 12 टारगेट सब जगह ये क्वांटिटी आपको काम देगा। हम वैसे क्वांटिटी पर आप बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे, एंगल क्या होता है, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है, क्या एंगुलर वेलोसिटी होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है, क्या लीनियर मोमेंटम होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है, क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या उसका डायमेंशन होता है, क्या टाइम पीरियड होता है, क्या फ्रीक्वेंसी होता है, क्या सबका यूनिट और डायमेंशन होता है। तो ये क्वांटिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बार फिर से सुन लीजिए। और यह ऐसी क्वांटिटी है कि हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये सब क्वांटिटी आपको हर जगह काम आएगा। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, सब पर बात करेंगे। तो आइए ये सब हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये बेसिक चीज है लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसी का है ना। अगर नींव कमज़ोर हो जाएगा तो फिर मकान मजबूत नहीं हो सकता। ऊपर कितना बढ़िया आप टाइल्स संगमरमर लगा लीजिए, आई बात समझ में, नहीं तो फिर धाराशायी हो जाएगा, खेल ख़त्म है ना। फिर वही होगा कि हम अंग्रेजी के तो विद्वान हैं, जरा सा खाली ABCD में दिक्कत है, बाकी तो मत पूछिए, पूरा अंग्रेजी एकदम टनाटन है। समझ गया ना। तो आइए चलिए बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो साहब, थीटा जो होता है एंगल, सबसे पहली बात यही क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसको थीटा से आप इंडिकेट कर सकते हैं, अल्फ़ा से इंडिकेट कर सकते हैं, है ना, बीटा से इंडिकेट कर सकते हैं, गामा से इंडिकेट कर सकते हैं। कई क्वांटिटी, कई इंडिकेशन इसका होता है। आई बात समझ में। देखो जैसे मान लो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चलती है, देखिए खास करके जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, SHM पढ़ेंगे, तो सब में बिल्कुल यही क्वांटिटी आपको हर जगह मिलेगा। तो कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में जाता है, मान लो A से B पर चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया, A से B चला गया, और ये मान लो एंगल कितना कवर किया, थीटा। कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो यही जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एंगल ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एंगल ही क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए यहाँ से A से B तक गया, ये एंगल थीटा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये जो कवर करेगा ये होता है आर्क। क्या होता है ये, इसको L या S से इंडिकेट किया जाता है, दोनों चलता है, LV और SV, ठीक है। ये आपका हुआ आर्क। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा बताओ तो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल है,
और यूनिट इसका क्या होगा, रेडियन होगा। यूनिट क्या होगा, डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन होगा क्या, डायमेंशन होगा नहीं होगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है, इस बात को पहले लिख लीजिए। जो भी एंगल बनेगा वही एंगल इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका यूनिट तो होगा, डायमेंशन नहीं होगा। एंगल या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कहिए, बात अब एक ही है, ये बात तो समझ में आ गया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट बट नो डायमेंशन। यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट क्या होता है बोलो तो, यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, कुछ नहीं, मैदान साफ, डायमेंशन लेस होता है। अगर ये जानना चाहें कि क्यों, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क मतलब एल और नीचे क्या, रेडियस। तो इसके लिए ऊपर भी एल और नीचे भी एल, तो मैदान क्या हो गया इसका, साफ हो गया। मतलब ये डायमेंशन लेस होगा और यूनिट तो रेडियन होता है। तो ये आप जानते हैं, ये बेसिक चीज़ है, पहले से भी जानते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा टारगेट यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी का। अब आइए एंगुलर वेलोसिटी, एक्चुअली ये क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इंडिकेशन क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का, बता सकते हो? एंगुलर वेलोसिटी का इंडिकेशन होता है ओमेगा। क्या होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब ये देखिए होता क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए सिंपल पहले ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होता है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन, ये वेलोसिटी होता है। और एंगुलर वेलोसिटी की बात हो तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एंगुलर लगा देना, आई बात समझ में? क्या करना है उसमें, एंगुलर लगा देना। जैसे वेलोसिटी को पहले डिफाइन कर लेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is known as angular velocity, known as angular velocity। तो इसमें क्या हुआ, एक्स्ट्रा बस यही लगा ना। वेलोसिटी का डिफिनेशन तो होता ही है ये, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज वेलोसिटी। यहाँ पर एंगुलर लगा दिए तो ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। बोलो याद रहेगा, याद रहेगा या नहीं, याद रहेगा? ठीक बात है। तो सिर्फ एंगुलर तो लगाना है। अच्छा अब ये बताओ कि वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, लीनियर वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलने का मतलब लीनियर वेलोसिटी, नहीं कुछ बोलते हैं इसका मतलब वो लीनियर है। लीनियर हमेशा नहीं लगाते, लेकिन एंगुलर बोलना होगा तो लगाएंगे। आई बात समझ में? तो बोलो अब वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, x बाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आइए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा है, और ये होगा क्या,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बोलो तो साहब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? थीटा और नीचे टी। तो अब यह ध्यान देने वाली बात ये देखो, यहाँ पर हम ये डायमेंशन की जो बात है वो तो अलग बात है, यहाँ पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वांटिटी को हम समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, डायमेंशन तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात है कि ये क्वांटिटी क्या है, और इसका देखो कई फार्मूला होता है। ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी हुआ, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी हुआ, और इसको ऐसा भी दे सकते हैं जैसे मान लो सर्कुलर पाथ की बात आती है, पहले डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 था, बाद में थीटा 2 हो गया, तो ऐसा भी दे सकते हैं कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 और नीचे T2 माइनस T1, ऐसा भी दे सकते हैं। और यहाँ पर इसको ऐसा भी दे सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो देखो तीनों चीज एक ही है, थीटा अपॉन टी या थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या इसी को बोला जाता है डेल थीटा। डेल मतलब त्रिभुज का मतलब यहाँ पर चेंज से है, ये जो आप त्रिभुज का इंडिकेशन दे रहे हैं इसका मतलब होता है ये चेंज, इसका मतलब हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर नीचे चेंज इन टाइम, कहीं मान लो लिखेंगे डेल वी तो इसका मतलब होगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या मतलब होगा? कहीं लिखे डेल एफ तो इसका मतलब क्या होगा? चेंज इन फोर्स। आई बात समझ में? कहीं लिखे डेल भी तो इसका क्या मतलब हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ रहे हो? और अगर चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम हो, चेंज इन वेलोसिटी बहुत कम हो, तो इसको लिखा जाता है dv। क्या लिखा जाता है? dv। और ये नहीं समझना कि d अलग है v अलग है, यह एक इंडिकेशन है जबकि चेंज बहुत कम हो, बहुत कम, इतना कम की सोच भी नहीं सकते हो तुम। खाली जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो छोड़ के जितना कम। आई बात समझ में? तो वैसे स्थिति में इसको क्या लिखा जाता है? dv। आई बात समझ में? फिर देखो जैसे मान लो अगर टाइम कम हो डेल टी, तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम। क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम। और अगर ये चेंज बहुत कम हो, इतना कम हो कि सोच भी नहीं सकते हो आप, तब क्या लिखेंगे? dt। तब क्या लिखेंगे? dt। तब इसको लिखा जाता है dt, है ना? इसके बारे में डिटेल से आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीखते जाना है हम लोग को। ठीक है, तब क्या बोलेंगे? dt। और जब चेंज इन टाइम बहुत कम हो, अब मन में हो कि कितना कम हो, तो आप जितना कम सोच सकते हो, जितना कम सोच सकते हो, जीरो छोड़ के। आई बात समझ में? अब 1/1000 सेकेंड सोच लो, 1/1,00,000 सेकेंड सोच लो, कितना सोच सकते हो बताओ तो? कम से कम टाइम, कम से कम टाइम कितना बोलो? कितना? कितना? 1/∞ क्या होता है जरा बताओ तो? 1/∞ मारेंगे कान जड़ में। अभी बोले ना जीरो छोड़ के, वही सोचेगा जो छोड़ के बोल रहे हैं, जीरो छोड़ के। तो 1/∞ तो जीरो हो गया बाबू, तो उसको छोड़ के। बात समझ में आई?
तो उसको छोड़ के जितना समझ, ठीक है। तो मतलब 1/1000 सेकेंड, 1/1,00,000 सेकेंड, है ना, जितना सोच लीजिए आप, तो वो क्या हो जाएगा, dt। क्या हो जाएगा ये, dt। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो चलिए इसको हटा दिया। ठीक है, देखो वैसे तो आगे पढ़ाएंगे, अभी धीरे धीरे बीच बीच में देते जाते हैं, जो पढ़ाएंगे थोड़ा सा उसका जो है ये आने वाला है आगे। तो खैर अभी हम लोग तो और आगे इसकी बात करें। ओमेगा मतलब क्या हो गया, डेल थीटा अपॉन डेल टी। आई बात समझ में? अब ये बताओ, तो अब अगर ये कहें कि अगर पूरा रोटेशन की बात कर लें, जरा बताओ तो, पूरा रोटेशन की बात, पूरा रोटेशन, अगर पूरा रोटेशन कर लेता है, पूरा रोटेशन कर लेता है, फॉर होल रोटेशन या कंप्लीट रोटेशन जो कहिए, फॉर कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन, तो ये बताओ कि डेल थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, पूरा चक्कर लगा लिया कोई भी पार्टिकल, तो पूरा चक्कर लगा लिया तो कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, पूरा चक्कर लगा लिया तो डेल थीटा तो 2π हो गया, सही बात है, मान लिया। अब जब पूरा रोटेशन अगर कर लेता है तो ये डेल टी कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा पूरा रोटेशन करने में, पूरा रोटेशन करने में एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, किसी भी पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को टी से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल टी से, और ये टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, ये टाइम पीरियड होता है 2π अपॉन टी। अब यहाँ पर देखो तो डेल थीटा अपॉन डेल टी, और ये आपका 2π अपॉन टी। अब ये बताओ कि 1/, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। 1/, टाइम पीरियड क्या होता है ना, 1/, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो डेल थीटा यहाँ पर 2π हो गया, और डेल टी जो था ये कैपिटल टी हो गया। तो अब ये बताओ कि ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा कितना हो गया, डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो 2π अपॉन टी। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π अपॉन टी भी होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2π अपॉन टी भी होता है। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए? अब ये बताओ कि 1/, टाइम पीरियड क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है तो अच्छा, ऊपर खाली हटाएंगे बाकी रहेगा। तो अब यहाँ देखिए साहब, ओमेगा इक्वल टू क्या मिला, फिर से एक बार यहाँ लिख रहे हैं 2π अपॉन टी। ये क्या मिला, एंगुलर वेलोसिटी। और 1/, टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी, होता है ना, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रीक्वेंसी की बात अगर कर दें तो मतलब 2π और 1/t तो n हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πn। तो क्या देखिए कितना फॉर्मूला मिला आपको ओमेगा का, ओमेगा थीटा बाय टी भी होता है, डेल थीटा बाय डेल टी भी होता है, 2π बाय टी भी होता है, और उसके बाद 2π n भी होता है, जहां n क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है ना। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/, फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। दोनों जो एक दूसरे का उल्टा होता है, इन्वर्सली। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? तो ये ओमेगा की बात है।
अब ये बताओ, अब तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि इसका क्या यूनिट होता है और क्या डायमेंशन होता है। जरा बता दो, अपने से बता दो, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट ऑफ ओमेगा। बोलो तो साहब, सुरवे वाला ले लो फार्मूला। थीटा का क्या होता है? रेडियन। टाइम का सेकंड, तो क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड। और क्या? रेडियन। और यूनिट ऐसा थोड़ा है कि 10 तो सब के अनुसार चलेंगे तो यूनिट तो यही ना मिलेगा, यूनिट तो यही होगा। अच्छा ठीक बात। अब आ जाइए तो डायमेंशन पर, कि डायमेंशन क्या होगा एनी बॉडी। हाँ डायमेंशन आ जाइए। तो थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं है, थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं है। और नीचे टाइम है, टाइम का डायमेंशन और टाइम पीरियड का डायमेंशन एक ही होगा, है ना। टाइम का और टाइम पीरियड दोनों तो एक ही चीज़ है। कितना होगा? टी होगा। तो कितना हो गया यहाँ पर इसका डायमेंशन? t-1, है ना। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ये समझ गए? अच्छा ये बताओ फ्रीक्वेंसी का क्या डायमेंशन होगा? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन t-, इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन दोनों क्या होता है? सेम होता है। आई बात समझ में? क्या होता है? सेम होता है। किसका किसका? एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का। और इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। बहुत बड़ी बात है, याद रखना। एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। देखिए डायमेंशन सेम है दोनों का, ठीक है। तो इसको नीचे स्टार मार्किंग में मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आर सेम, सेम होता है साहब। और कितना होता है तो पता ही है, t-1। और इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो इसको पहले लिखिए और फिर आगे, और इससे भी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी पर हम बात करते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। अब आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वांटिटी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ये बेसिक क्वांटिटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में कहीं पिंड नहीं छोड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक हो कि जिसमें टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी ना आए, ऐसा इन जनरल हो ही नहीं सकता। तो टाइम पीरियड होता क्या है? हमने कहा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, तो वही लिखा गया, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन, जो कह लीजिए, है ना, इज नॉन एज टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाने में समय जो लगता है बस वही, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हम ऑसिलेशन की बात करें, रोटेशन की बात करें, वाइब्रेशन की बात करें, ये सब के लिए लागू होता है। एक ही बात है लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखो रोटेशन का मतलब हुआ जैसे पंखा ये रोटेट करा, ये रोटेशन हुआ। एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, ठीक है, ये रोटेशन हुआ। और ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन होता है जैसे झूला का केस, पेंडुलम का केस, ये ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ, एक ऑसिलेशन हुआ। यहाँ से यहाँ जाएगा तो आधे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ आएगा तब एक हुआ। तो ये ऑसिलेशन का केस है, ठीक है। आई बात समझ में? और वाइब्रेशन का केस होता है
जब मान लो जैसे कोई भी स्प्रिंग का केस हो, स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो, ऐसे 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 करता है ना, नहीं, स्प्रिंग को कोई टेबल पर रखो, एक हाथ से इधर पकड़ो, इधर से खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे करेगा, तो यह जो केस होता है वाइब्रेशन का, तो वहाँ भी बस वही यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ आना, एक ऑसिलेशन हुआ उसका, एक वाइब्रेशन हुआ, समझ गए, वाइब्रेट करना, क्लियर। तो यहाँ पर एक ही बात है, बाकी आगे फर्क की बात करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, वही लिखा है हमने, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, है ना। 1 सेकेंड में जितना रोटेशन करेगा, 1 सेकेंड में जितना रोटेशन करेगा वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो टेबल फैन वगैरह पर देखे होंगे आप लोग, उसमें लिखा रहता है 50 Hz, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती है। कैसा लगता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 होती होगी, लगता है कि नहीं लगता, नहीं लगता, तो एकदम पक्का होती है ना, 40-50 फ्रीक्वेंसी जरूर होती है, मतलब वो 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है ना। फैन जो है 1 सेकेंड में 50 चक्कर लगाता है, 40 चक्कर लगाता है, ठीक है, पक्का लगाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाली बात हुई। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। अब ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए जरा सा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो किसी भी चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी है ये 10 है, सपोज मान लो फैन की ही फ्रीक्वेंसी जो है सपोज 10 है, 10 है, इसका क्या मतलब है, 10 है, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 चक्कर लगा रहा है। मान लो फैन की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 रोटेशन कर रहा है वो, तो इसका मतलब है कि 10 रोटेशन, 10 रोटेशन, 10 रोटेशन करने में कितना सेकंड लगा उसको, कितना सेकंड लगा उसको, 10 रोटेशन करने में 1 सेकंड, तो 1 रोटेशन करने में कितना सेकंड लगा उसको, 1/10 सेकंड। और 1 रोटेशन करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, बोलो, 1 रोटेशन करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब 1/10 जो निकला, ये क्या निकला, टाइम पीरियड। और ये 10 क्या था, तो बैठा दीजिए, t इक्वल टू 1/n, साबित हो गया। t इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 1 साबित हो गया, समझ गए, फिर समझोगे, समझ लो। हमने कहा जैसे मान लो कि ये सर के ऊपर जो फैन आपका चल रहा है, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 है, इसका क्या मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 चक्कर, 1 सेकेंड में 10 चक्कर, 10 रोटेशन, इसका मतलब 10 रोटेशन करने में 1 सेकेंड, 10 रोटेशन करने में, तो 1 रोटेशन करने में 1/10 सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो 1/10 सेकेंड 1 रोटेशन करने में लगा, तो 1 रोटेशन करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो 1/10 क्या हुआ, टाइम पीरियड, और 10 क्या था, तो यहाँ पर 10 के स्थान पर n पुट कर दिया, हो गया। तो t इक्वल टू 1 दोनों एक दूसरे का उल्टा, याद रहेगा, ठीक बात है। और जैसे फ्रीक्वेंसी के यूनिट की बात करें, अच्छा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, पहले डायमेंशन ही बता दो, t-1। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना हो गया, अच्छा, और अगर खुश हो तो डायमेंशन ऐसा भी लिख सकते हैं, m0 l0, कोई तकलीफ इसमें है ना, खुश हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, बात क्लियर हुआ। मान लो ऑप्शन में ये नहीं हो तो इसमें आपत्ति नहीं है, इसलिए m⁻0 1, l⁻0 तो लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड का तो t हुआ ही। अच्छा, अब ये बताओ फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा, यूनिट के मामले में ना फ्रीक्वेंसी बड़ा धनी है, यूनिट के मामले में फ्रीक्वेंसी बड़ा धनी है। कैसे धनी है, तो यूनिट जो इसका होता है, एक तो रोटेशन पर सेकंड, क्या होता है, परिभाषा ही वही है, देख लीजिए, रोटेशन पर सेकंड।
है ना, 1 सेकेंड में जितना रोटेशन करता है ना, रोटेशन पर सेकेंड, या इसका लेते हैं साइकिल पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड। आई बात समझ में, या सिर्फ पर सेकेंड ये भी ले सकते हैं, और या सबका एक जो सरदार यूनिट है ये है हर्ट्ज एसआई में, और ये सभी एसआई है। रोटेशन पर सेकंड होता है, साइकिल पर सेकंड होता है, ऑसिलेशन पर सेकंड होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड भी होता है, पर सेकंड होता है ना। लेकिन मोटरसाइकिल पर सेकंड नहीं लिख देना, है ना। साइकिल पर सेकंड तो ठीक है, बात समझ गया ना छोटू, ठीक है ना। तो रोटेशन पर सेकंड, वाइब्रेशन पर सेकंड, ऑसिलेशन पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, हर्ट्ज, मोटरसाइकिल पर सेकंड नहीं, ठीक है। तो ये इतना सारा इसका यूनिट होता है। यूनिट के मामले में ये बहुत धनी है, ठीक है। बेचारा टाइम पीरियड गरीब आदमी है, इसका यूनिट भी सेकंड होता है ना, और डायमेंशन टी, यूनिट बस सेकंड, उसके सिवा कुछ नहीं। ये समय है, क्या है ये, ठीक है। बात क्लियर हो गया। बात छोटी लेकिन पूरे फिजिक्स की सबसे मोटी बात, याद रखिएगा हमेशा। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, आज की क्वांटिटी खास करके बहुत इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पर हम बात कर रहे हैं, शायद इतने पूरे फिजिक्स में इतनी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी पर एक दिन में बात ना हो पाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और यही सब क्वांटिटी में इतना कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि आगे दिक्कत होती है, लेकिन ये सब एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए, एकदम ऊपर, बात खत्म, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन का पहले तो इंडिकेशन पूछोगे तो 80% बच्चा गायब हो जाता है। कोई बोलेगा ए, कोई भी अल्फा तो मुँह पे एवे नहीं करेगा, पूछ के देख लेना, 12 वाले भैया को भी बोल रहे हैं, है ना। चलो देखो, तो यहाँ ध्यान से देखना, एंगुलर एक्सेलरेशन पहले तो इंडिकेशन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन, किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक बात। अच्छा, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, गायब हो गया रे। एक्सेलरेशन, हाँ एकदम 9 का फॉर्म, रेट ऑफ चेंज इन, बिल्कुल सही, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। खाली एंगुलर लगा देना, एंगुलर भिरा दीजिए, हो गया, बात खत्म। बात समझ गए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी नोन एज, बात समझ गए, क्लियर। तो क्या करना था, एंगुलर भिराना था, इसी के लिए ऊपर नीचे होता रहता है, बात समझ गए। तो ये डिफाइन कर ले, है ना, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज, यहीं पर छोड़ दो, हो गया, और क्या, हमको ज्यादा से क्या कम, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बात खत्म है। बाकी तो लम्हार ना हुआ ये, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन एज एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। बात समझ में आया या नहीं, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, बात खत्म है। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ये तो आप जानते हैं, या एंगुलर लग गया, बात खत्म है, ठीक है। तो अब ये बताओ साहब कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला छोड़ो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, डेल वी अपॉन डेल टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ वेलोसिटी बटे टाइम होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, या आप ओमेगा अपॉन टी कहिए, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ओमेगा अपॉन टी, या और खुश हो कैलकुलस फॉर्म अगर जाओगे तो डेल ओमेगा अपॉन डेल ओमेगा अपॉन, लेकिन यहाँ तो हमको यूनिट डायमेंशन चाहिए,
कोई एक ले लीजिए, जो आपको सस्ता लगे वही ले लीजिए, है ना। ईट हो, अच्छा ठीक बात है, चलिए हम यही ले लेते हैं, हम भी गरीब आदमी हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। ओमेगा अपॉन टी। अच्छा ये बताओ ओमेगा का फॉर्मूला अभी क्या बताए? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला थीटा बाय पक्का। अच्छा ठीक बात, ओमेगा का फॉर्मूला क्या बताया? थीटा बाय पक्का। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाय टी इंटू टी, तो अल्फा इक्वल टू कितना? थीटा अपॉन कितना हो गया? बस ये इससे दोनों चीज़ निकल जाएगा, यूनिट डायमेंशन सब कुछ आ जाएगा। तो ये बता लो, पहले यूनिट ही बता लो क्या होगा। यूनिट ऑफ अल्फा, हाँ आ गया लाइन पे, कितना? बिल्कुल सही बात, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन बताओ कितना? हाँ खुश है, सही बात है, खुश हो तो क्या है M0 L0, एकदम सही। खुश हो तो ये लिखो, नहीं खुश हो तो ये लिखो, समझ में आ गया। तो ये भी दे तो परेशान नहीं होना है। M पर 0 पावर 1 होता, हाथी घोड़ा पहाड़ पत्थर, किसी पर 0 पावर, बात समझ गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन में अगर ये होती तो सर बतेबे नहीं किए थे, हमको छोटा सा खाली बता दिया T-2, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया सबका। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन वाली बात हुई, क्लियर सबका। अब आइए लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये तो आप लोग को पता होगा, बड़ा फेमस क्वांटिटी है, आप क्लास 9 में पढ़े हैं। लीनियर मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं, होता क्या है फॉर्मूला साहब? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बिल्कुल सही। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv, और यही इसका डिफिनेशन भी होता है, यही डिफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, यही डिफिनेशन भी होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। निकाल सकते हो अब इसका यूनिट डायमेंशन की नहीं? कोई तकलीफ इसमें? तो शुभ काम में क्या दे रहे हैं, निकाल लो फिर, है ना। यूनिट की बात अगर करें तो kg वेलोसिटी के लिए, मीटर पर सेकंड। बोलो कोई तकलीफ इसमें? ये समझ गए? कोई दिक्कत? ये समझ गए? यूनिट kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया। डायमेंशन बोलो तो साहब, अब देखो तो सुविधा हो रहा है ना, बस चारे का याद रखने बोल रहे हैं, वही काम पड़ रहा है ना। वेलोसिटी पता है, अब मैं तो पता चलता है वेलोसिटी का, फिर निकालिए तो मार खाइए, है ना, याद रहेगा, ठीक बात है। MLT-1, ये बात हुई लीनियर मोमेंटम की। अब आइए एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला शायद किसी को पता नहीं होगा, बताओ तो देखें किसी को पता है। एंगुलर मोमेंटम का इंडिकेशन क्या होता है, ये भी पता नहीं होगा, तो चलिए इंडिकेशन इसका L होता है, MVR sin थीटा। वाह वेरी गुड, बता दिया, चलो हाँ चलो जैसे भी बताया ना, MVR sin थीटा, वाह बड़ा फॉर्मूला बता दिया। तो साइन थीटा से तो गरीब आदमी है, अभी हमको कोई मतलब नहीं। साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ आए इससे कोई लेना देना, और कैसे आया अभी इससे भी लेना देना नहीं है, ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो MVR खाली याद रखिएगा, छोड़ो साइन थीटा, इतना बड़ा गरीब तुम लोग भी बाल बच्चेदार आदमी, ज़्यादा कष्ट नहीं देते हैं। अभी याद रखिएगा खाली MVR, क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम याद रहेगा। MV तो था ही, R लगा देना, MV तो था ही, R लगा देना। लीनियर मोमेंटम में तो MV था ही, R लगा देना, ठीक है। तो अब इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हो? चलो जरा पहले यूनिट ही देख लें तो, कितना kg वेलोसिटी के लिए, मीटर पक्का, आज डिस्टेंस के लिए मीटर,
तो क्या हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही ना। चलो भैया ये तो डायमेंशन हो गया, ये सॉरी यूनिट हो गया। डायमेंशन भी जरा बोल लो तब। m LT माइनस 1 इसके लिए L ना, तो कितना हो गया mL2 पक्का। देख लो मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1, वेलोसिटी के लिए LT माइनस 1 और रेडियस मतलब डिस्टेंस है ये। r जो है डिस्टेंस समझना, सीधा डिस्टेंस को या रेडियस को बात इसमें तो बराबर है mL2 T माइनस 2 T माइनस 1 सॉरी। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ गए? कोई तकलीफ इसमें? तो ये आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स में यह हर जगह आपको आएगा, हर जगह आपको मिलेगा और हर फॉर्मूले को याद रखना है। जितनी बात हमने डिस्कस की, यूनिट डायमेंशन तो कॉमन बात है, वो ना याद रहे कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। छोड़ो यूनिट डायमेंशन, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं यूनिट डायमेंशन, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस कॉन्सेप्ट की। टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये हमेशा पता होना चाहिए, है ना। दिस इज योर ABCD ऑफ फिजिक्स, समझ गए? नहीं तो वही बात होगा, अंग्रेजी के तो हम विद्वान हैं, खाली ABCD में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो एकदम टनाटन शेक्सपियर का दादा हैं। बात समझ गए ना? तो चलिए ठीक है, आज अगर फ़ायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। थैंक यू।